अगर कोई व्यक्ति किसी की भी छोटी बड़ी बात को लेकर दहाड़ रहा हो और अचानक से वो चुप हो जाता है, जैसे लगता है कि वो किसी बात को लेकर सदमे में चला गया है, तो ये समझ जाना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात है और पारिवारिक मामला है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है और थाने में पहुंचने के बाद वो जो वहां के थाना इंचार्ज होते हैं उनसे चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और गुहार करने लगता है कि साहब, अगर आप उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नहीं गिरफ्तार करते हैं जिसने मेरी बेटे की हत्या की है, तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अब जो वहां के थाना प्रभारी होते हैं, थाना इंचार्ज होते हैं, वो भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और जब मामला निकल के सामने आता है तो वाकई हैरान कर देने वाला होता है। तो ये क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ही लोगों के सपोर्ट से, आप ही लोगों के साथ से हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक वीडियो रोज के रोज पहुंचाऊं। और आप लोगों का लाइक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है, तो ऐसे ही हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए ताकि मैं आप लोगों तक रोज एक नई नई इंटरेस्टिंग कहानियां लाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है शाहजहांपुर और इसी शाहजहांपुर का एक थाना लगता है सदर बाजार। इसी सदर बाजार 2 दिसंबर 2024 की दोपहर के लगभग 1 बजे पुलिस थाने में एक फोन आता है और बताया जाता है कि रामलीला मैदान में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। अब जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम में खबर आती है, पुलिस महकमे में हलचल सी मच जाती है। तुरंत वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, एक बड़ी पुलिस फोर्स लेते हैं और उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं। चूंकि अब बात रामलीला मैदान की रहती है। अब जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पहले से ही वहां सैकड़ों के तादाद में भीड़ लगी हुई है और एक जवान लड़का जो कि मृत अवस्था में पड़ा है और उसके बगल में ही बैठ के 2 लोग रो रहे हैं। पुलिस पहले तो उस घटना स्थल का मुआयना करती है, फिर जो व्यक्ति रो रहा होता है उससे पूछती है तो वो व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और साथ ही ये हमारी पत्नी रानी गुप्ता और जो मरने वाला व्यक्ति वो मेरा बेटा आयुष गुप्ता है। जब वो अपना परिचय देता है इसके बाद कहता है कि साहब, जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए वरना मैं उनकी हत्या कर दूंगा, उनको जान से मार डालूंगा। थाना प्रभारी पूछते हैं कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं और ये क्या मामला है। तो जो दिलीप कुमार होता है वो एक नाम लेता है प्रिंस राजपूत का और उसके कई दोस्तों का, यानी दर्जनों दोस्तों का नाम लेता है। जब पुलिस वाले प्रिंस का नाम सुनते हैं तो नामजद मुकदमा दर्ज करते हैं, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बाकी अब जैसे ही इस मामले को पता करने की पूरी कोशिश होती है तो पुलिस को पता चलता है कि 2 गुटों में झड़प हुई और इसी झड़प में ये आयुष गुप्ता मारा गया। और जब इस प्रिंस के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये गदियाना इलाके का रहने वाला है, जो कि शादीशुदा है और इसकी पत्नी का नाम पायल है। अब जब पुलिस वाले इतना पता करते हैं तो प्रिंस के घर पहुंचते हैं और प्रिंस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, उसको ढूंढ रहे हैं।
उसके सभी दोस्तों को ढूंढ रहे हैं। पता चलता है सभी फरार, पत्नी के साथ साथ। अब इधर पुलिस वाले को तो प्रिंस मिलता नहीं, पर जैसे ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, डेड बॉडी आयुष की दिलीप को सौंप दी जाती है। अब दिलीप आयुष की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करता है, बल्कि लेके उसको धरने पे बैठ जाता है और ये मांग करने लगता है कि अगर जो आप लोग 24 घंटे के अंदर प्रिंस को नहीं पकड़े, उसको सजा नहीं मिली, तो मैं उन लोगों को तो मारूंगा ही मारूंगा, मैं खुद भी और हमारी पत्नी अपने इस बेटे के साथ आत्महत्या कर लेंगे। अब इस धमकी पे पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। उच्च अधिकारी उस मौके पे आते हैं और किसी तरह समझा बुझा के, क्योंकि अब उस इलाके के लोग भी नारा लगा रहे होते हैं, अब पुलिस वाले किसी तरह इस मामले को शांत करते हैं, किसी तरह समझा बुझा के दिलीप को तो रास्ते से हटाते हैं। साथ ही अब इस प्रिंस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कब प्रिंस हाथ लगे, और होता भी ऐसा ही। 2 से 3 दिन बीतते, प्रिंस की गिरफ्तारी हो जाती है और साथ ही उसकी पत्नी पायल की। जब गिरफ्तारी होती है तो प्रिंस अब जानता ही है कि अब तो मैं पकड़ा गया, बिना किसी दबाव के सारे सच को बाहर रखता है। दरअसल ये जो प्रिंस है, जिसकी पत्नी पायल, पायल की बहन काजल, प्रिंस की यानी साली, जो कि अपने जीजा और दीदी के साथ ही रहती थी। काजल देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ये जो काजल है एक दिन मंदिर जाती है इसी गदियाना इलाके में, और वहीं उसकी मुलाकात आयुष से होती है। और जब आयुष से उसकी मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में पसंद करते हैं और देख के एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। दोनों का नंबर साझा होता है, जबकि ये आयुष भी प्रिंस का ही दोस्त रहता है। अब देखते ही देखते काजल और आयुष एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और ये पता भी होता है काजल को कि आयुष दरअसल शादीशुदा है। फिर भी अब ये एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से एकांत में मिलना भी शुरू कर देते हैं। अक्सर होटल में जाते, दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते, शारीरिक संबंध भी बनाते। और इस बात की खबर प्रिंस को तो नहीं लगती है, पर पायल को लगती है, और पायल इस पे रोक टोक भी नहीं करती है। वो ये जानती है कि आयुष शादीशुदा है, फिर भी अपनी बहन को छोड़ देती है, और कभी कभी तो इस काजल के साथ खुद भी जाती इस आयुष से मिलने के लिए। अब एक दिन ये दोनों, काजल और पायल दोनों जाती एक होटल में, जहां आयुष पहले से ही कमरे में रहता है। दोनों वहां जाती, दोनों मौज मस्ती करती, दोनों इस आयुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती। बल्कि सिर्फ काजल ही नहीं, बल्कि ये जो पायल रहती है वो भी कहीं ना कहीं इस आयुष पे फिदा रहती है। अब जब ऐसा हो जाता है, इसके बाद जब दोनों होटल से निकलती है, तब तक प्रिंस की नजर दोनों पे पड़ जाती है और देखता है कि साथ में आयुष भी निकल रहा है। जब आयुष को देखता है, होता है 2 दिसंबर का दिन, 1 दिसंबर का दिन, तो कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। इस पे आयुष भी धमकाता है कि जाओ, तुमको जो उखाड़ना होगा, जो तुमको बनाना बिगाड़ना होगा वो बिगाड़ लेना। मैंने तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी साली को इनवाइट नहीं किया था, बल्कि वो लोग खुद मेरी बाहों में आती है। अब जब इस बात को प्रिंस सुनता है तो मानो बौखला जाता है और कहता है कि कल हिम्मत है तो तुम मिलने मुझसे जरूर आना, रामलीला मैदान में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस पे आयुष भी बड़े ताव में कहता है कि ठीक है, तुम क्या मेरा इंतजार करोगे, मैं खुद ही रामलीला मैदान में पहुंच जाऊंगा, तुम जो करना होगा वो कर लेना। अब 2 दिसंबर 2024 ये आयुष पहुंचता है अपने 5-7 दोस्तों के साथ रामलीला मैदान में। देखते ही देखते कुछ ही देर में प्रिंस भी 12 से 14 लोगों के साथ उस रामलीला मैदान में पहुंचता है। दोनों में गर्मा गर्मी होती है, बैसाबैसी होती है। इतने में प्रिंस के दोस्त और प्रिंस ने अपने पास रखे तमंचे को निकालते, आयुष पे फायरिंग करते हैं।
आयुष घटनास्थल पे ही जो कि इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब इस बात की सूचना आयुष के घर जाती है। आयुष के माता पिता रोते भी रखते वहां पहुंचते हैं, जबकि आयुष एक बहुत बड़े अमीर घराने से था, संपन्न परिवार से था और पैसे रुपए काजल और इस पायल के ऊपर दोनों हाथों से लुटा रहा था। उसको ये नहीं परवाह थी कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करके इन पैसों को अर्जित किया है। बाकी आयुष बिना कुछ सोचे समझे पैसे को उड़ा रहा था। शायद इसी पैसे की वजह थी कि दोनों ये औरतें, दोनों पायल और काजल, आयुष से शारीरिक संबंध भी बना रही थी। अब जब ये मामला पुलिस के सामने आता है तो पुलिस वाले ना सिर्फ प्रिंस को बल्कि इसके बताए गए अनुसार, जिसमें से 12 लोग होते हैं जिनका नाम बताता है प्रिंस, जिसमें से कि 8 हिंदू होते हैं, 4 मुस्लिम होते हैं। इन 12 में से 8 तो पकड़े गए, बाकी 4 फरार चल रहे हैं। इनके साथ साथ काजल और पायल को भी गिरफ्तार किया जाता है। अगले दिन जिला अदालत पेश किया जाता है, सभी को जेल भेज दिया जाता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। प्रिंस को और उसके सभी दोस्तों को सजा तो मिलेगी, पर क्या पायल और काजल को भी मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इनकी भूमिका वहां तक होटल के कमरे तक थी। मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध, सारे सिलसिले इनके थे। शुरुआत तो इन्हीं से हुई थी, पर इस कत्ल में इनका कोई दोष नहीं, इनका कोई वहां पे रोल नहीं है रामलीला मैदान में। तो क्या इनको भी सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।